माई सेल्फ डॉक्टर मंजू मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत केमिकल शिफ्ट एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स एंड स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम केमिकल शिफ्ट एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर अर्थात रासायनिक शिफ्ट एवं आणविक संरचना के बारे में देखेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि प्रोटॉनों के रासायनिक बंध या रासायनिक वातावरण के अनुसार उसमें उनका परिरक्षण अथवा विपरिरक्षण होता है और एक अकेले प्रोटॉन की तुलना में उसके एनएमआर सिग्नल की स्थिति खिसकती रहती है। चूँकि रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉनों के घूमने के कारण प्रोटॉनों की अवशोषण की स्थिति खिसकती है अर्थात शिफ्ट होती है। अतः किसी प्रोटॉन के अवशोषण के सिग्नल की स्थिति को रासायनिक शिफ्ट या केमिकल शिफ्ट कहा जाता है। किसी प्रोटॉन के रासायनिक शिफ्ट के मान से उस प्रोटॉन की रासायनिक प्रकृति ज्ञात होती है। उसके आधार पर अणु की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। रासायनिक शिफ्ट को हम 60 व 100 मेगाहर्ट्ज के लिए एनएमआर पैमाने को इस चित्र के अंतर्गत दिखाया गया है। यदि हम एनएमआर पैमाना मतलब कि 60 मेगाहर्ट्ज पे लें तो 0 फिर 60 इसी के अनुपात में 120 से बढ़ता बढ़ता आगे की तरफ जाता है। इसी प्रकार यदि हम 100 पे लें तो 0 100 200 इसी तरह से आगे की तरफ इसका मान पीपीएम के अंदर बढ़ता जाता है। हाइड्रोजन या प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे अधिक उपयोगी व काम में आने वाला संदर्भ यौगिक के रूप में टेट्रामेथिलसिलेन को काम में लेते हैं, जिसमें कि सारे प्रोटॉन एक जैसे हैं और सिलिकॉन की विद्युतीनता कम होने के कारण इसके प्रोटॉनों का परिरक्षण उच्चतम होता है और इसका अवशोषण निम्नतम चुंबकीय क्षेत्र 0 ppm पर होता है। अतः टीएमएस टेट्रामिथाइलसिलेन के सिग्नल को मानक मानकर टीएमएस के सापेक्ष किसी भी प्रकार के प्रोटॉन के रासायनिक शिफ्ट का मान ज्ञात कर सकते हैं। रासायनिक शिफ्ट को दो प्रकार के पैमानों के द्वारा दर्शाया जाता है। फर्स्ट है डेल्टा पैमाना, सेकंड है टाउ पैमाना। डेल्टा पैमाना, इस पैमाने के अनुसार टीएमएस के अवशोषण बैंड को 0 मान दिया जाता है और उसके सापेक्ष किसी भी प्रोटॉन के रासायनिक शिफ्ट का मान बढ़ता जाता है। टाउ पैमाना, इसके अनुसार टीएमएस की अवशोषण बैंड को 10 मानते हैं और अन्य प्रोटॉनों के रासायनिक शिफ्ट का मान इसके सापेक्ष घटता जाता है। टाउ बराबर है 10 माइनस डेल्टा पैमाना। डेल्टा पैमाने में 0 से 10 तक के क्षेत्र में लगभग सभी महत्वपूर्ण यौगिकों के प्रोटॉनों के संकेत प्राप्त हो जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण वर्ग के यौगिकों के रेखांकित प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम में किस क्षेत्र में अवशोषण संकेत दर्शाते हैं उसे निम्न सारणी में दर्शाया गया है। एल्किल 1 डिग्री एल्किल के अंतर्गत RCH3 में CH3 के प्रोटॉन का रासायनिक शिफ्ट अर्थात डेल्टा का मान आता है 0.8 से 1.0 ppm। 2 डिग्री एल्किल के अंतर्गत 1.2 से 1.4। 3 डिग्री के अंदर CH के प्रोटॉन का मान आता है 1.4 से 1.7। इसी प्रकार एलिलिक में आता है CH3 का 1.6 से 1.9। वाइनिलिक में CH2 का आता है 4.6 से 5.0 और CHR के अंदर 5.2 से 5.7 आता है। इसी प्रकार एसिटिलीन में RC ट्रिपल बॉन्ड CH में CH प्रोटॉन का डेल्टा पैमाना का मान ppm में 2.5 से 3.1 आता है। इसी प्रकार बेंजिलिक में CH3 प्रोटॉन का मान का डेल्टा पैमाने में मान 2.2 से 2.5 ppm होता है। एरोमेटिक में यौगिकों के अंदर हाइड्रोजन का मान 6.0 से 9.5 के बीच में आता है। इसी प्रकार
एल्किल क्लोराइड के अंदर RCH2Cl के अंदर CH2 प्रोटॉन का मान 3.6 से 3.8 आता है। इसी प्रकार एल्किल ब्रोमाइड में RCH2Br में 3.4 से 3.6 आता है। इसी प्रकार एल्किल आयोडाइड में RCH2I में प्रोटॉन का मान 3.1 से 3.3 आता है। इन तीनों के अंतर्गत Cl के नज़दीक कार्बन वाले प्रोटॉन का मान अधिक है, उससे कम Br वाले प्रोटॉन का मान है और उस सबसे कम I वाले प्रोटॉन का केमिकल शिफ्ट का मान है। क्योंकि Cl की विद्युत ऋणता Br और I से अधिक होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इसी कारण से CH प्रोटॉन पे परिरक्षण प्रभाव Cl से Br की तरफ जाने पर और I की तरफ जाने पर बढ़ता जाता है, वह विपरिरक्षण प्रभाव घटता जाता है। इसी प्रकार ईथर में ROCH2R में प्रोटॉन का मान 3.3 से 3.9, एल्कोहल में 3.3 से 4.0 होता है। इसी प्रकार से हाइड्रोक्सिलिक ROH में 0.5 से 6.0, कार्बोक्सिलिक में RC डबल बॉन्ड OH में 10 से 13, फिनोलिक वाले प्रोटॉन का मान 4.5 से 7.7, एमिनो में RNH2 में N के साथ जो प्रोटॉन जुड़ा हुआ है उसका मान 1.0 से 5.0, एल्डिहाइड में RC डबल बॉन्ड OH के अंतर्गत 9.5 से 9.6 होता है। इसी प्रकार कीटोन के अंतर्गत 2.1 से 2.6 होता है। ये सभी मान प्रोटॉन के नज़दीक वाले एटम या परमाणु के साथ जुड़े हुए अन्य एटम के रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है, अर्थात उसके सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण उत्पन्न होने वाले प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र के कारण विपरिरक्षण और परिरक्षण का मान निर्भर करता है। जैसा कि हम यहाँ इस चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं कि डेल्टा पैमाने का मान बढ़ता जा रहा है कार्बोक्सिलिक समूह की तरफ, क्योंकि वहाँ पर प्रोटॉन के नज़दीक विद्युत ऋणी एटम होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉनों को वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इस कारण से सिग्मा बंध के द्वारा उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कार्बोक्सिलिक के पास में कम हो जाता है, जबकि एलिलिक चक्रीय यौगिकों में काफ़ी कम होता है और CH3 में परिरक्षण का मान ज़्यादा बढ़ने के कारण इसका मान सिलेन के पास में होता है। किसी प्रोटॉन के साथ जुड़े हुए समूह के इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव से प्रोटॉनों का परिरक्षण अथवा विपरिरक्षण होता है, जिससे डेल्टा के मान प्रभावित होते हैं। इसको हम निम्न उदाहरणों से और अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ देखें RCH3, यहाँ डेल्टा का मान है 0.9 ppm, क्योंकि यहाँ पर प्लस I प्रभाव पड़ने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन CH3 एटम की तरफ आ जाते हैं। इस कारण से उसका प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है और इस कारण से उसका परिरक्षण हो जाता है। परिरक्षण होने के कारण डेल्टा की वैल्यू कम आती है। लेकिन CH3 के अंतर्गत Cl की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के अधिक नज़दीक होते हैं। इस कारण से सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रेरित या इंड्यूस फील्ड तुलनात्मक रूप से कम हो जाता है। इस कारण से यहाँ पर विपरिरक्षण होता है, जिससे डेल्टा की वैल्यू 3.0 आती है। इसी प्रकार Cl और CH3, यहाँ पर एक कार्बन पास में कार्बन एटम है और उसके नज़दीक क्लोरीन एटम है, जिसका -I प्रभाव पड़ता है और बंध के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ आ जाते हैं। लेकिन ये इससे थोड़ा दूर होने के कारण इस वाले उदाहरण से थोड़ा कम परिरक्षण प्रभाव दर्शाता है। इस कारण से इसका मान 3.0 से कम होकर 1.5 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर CH2 के नज़दीक 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। इस कारण से +I प्रभाव और अधिक पड़ रहा है और इसका मान 1.3 के पास में आ रहा है, परिरक्षण हो जाता है। इसी प्रकार RCH2Cl के अंतर्गत एक तो एल्किल समूह है, दूसरा -I प्रभाव वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस कारण से कुछ ही मात्रा में भी परिरक्षण हो पाता है और इसका मान 3.4 के आसपास आता है। यहाँ पर 2 क्लोरीन अर्थात 2 -I प्रभाव वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस कारण से इसका परिरक्षण
नहीं हो पाता है और विपरिरक्षण प्रभाव दर्शाता है। इस कारण से डेल्टा का मान यहाँ की तुलना में उच्च आता है और वो 4.0 के करीब आता है। चक्रण विपाटन एवं युग्मन स्थिरांक या स्पिन स्प्लिटिंग एंड कपलिंग कांस्टेंट। किसी प्रोटॉन के निकट स्थित भिन्न भिन्न प्रकार के अन्य प्रोटॉनों के चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण उस प्रोटॉन के अवशोषण को प्रभावित करता है और वह विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण अपेक्षित चुंबकीय क्षेत्र से थोड़ा निम्न क्षेत्र में अथवा थोड़ा उच्च क्षेत्र में अवशोषण करता है। इसे चक्रण युग्मन या स्पिन कपलिंग होती है। अतः यह सिग्नल एक कल रेखा या सिंगलेट के स्थान पर 2, 3 अथवा अधिक रेखाओं में विभक्त होकर क्रमशः डबलेट, ट्रिपलेट अथवा मल्टीप्लेट के रूप में प्रदर्शित होता है। सिग्नल के इस प्रकार से बंटने या विपाटन होने को चक्रण विपाटन कहते हैं। इसे समझने के लिए हम एथिल ब्रोमाइड का उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ हम एथिल ब्रोमाइड में 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं। एक तो Br के नज़दीक वाले कार्बन CH2 वाला प्रोटॉन और एक CH3 वाले प्रोटॉन। अतः इसके NMR स्पेक्ट्रम में 2 संकेत आने चाहिए जिनके मान क्रमशः डेल्टा का मान 1 और 2 के आसपास है, जबकि इसके वास्तविक स्पेक्ट्रम में डेल्टा 1.7 के लगभग 1:2:1 के अनुपात में 3 संकेत प्राप्त होते हैं और डेल्टा 3.4 के आसपास 1:3:1 के अनुपात में 4 संकेत प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। एथिल ब्रोमाइड के NMR स्पेक्ट्रम इतने सारे संकेत आने का कारण यह है कि इसमें मैथिल समूह के A प्रोटॉन व मैथिलीन समूह के B प्रोटॉन एक दूसरे के निकटवर्ती है। निकटवर्ती प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण ये प्रोटॉन विकिरणों का अवशोषण या तो निम्न चुंबकीय क्षेत्र अर्थात डाउन फील्ड में करते हैं या अप फील्ड या उच्च क्षेत्र में करते हैं। इसलिए संकेतों का विपाटन या स्प्लिटिंग हो जाता है और एक संकेत के स्थान पर 2, 3 या 4 या उससे भी अधिक संकेत मिल सकते हैं। किसी प्रोटॉन के निकटवर्ती जितने भी प्रोटॉन हो, माना कि n है, तो उस प्रोटॉन के संकेत का विपाटन n+1 संकेतों में हो जाता है। एथिल ब्रोमाइड में मैथिल अर्थात A प्रोटॉन के निकटवर्ती 2 प्रोटॉन हैं। इस कारण से यह ट्रिपलेट दर्शाता है अर्थात n का मान यहाँ कितना है 2, तो 2 + 1 = 3, तो अर्थात ट्रिपलेट दर्शाएगा। जबकि मैथिलीन B प्रोटॉनों के निकटवर्ती 3 प्रोटॉन हैं, अतः यह एक क्वार्टेट दर्शाता है क्योंकि 3 + 1 = 4, अतः क्वार्टेट दर्शाएगा। यदि किसी प्रोटॉन के निकटवर्ती एक प्रोटॉन है तो उस पड़ोसी प्रोटॉन के चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यदि लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की सिद्ध में है तो वह कुछ उच्च चुंबकीय क्षेत्र में अवशोषण करेगा और यदि विरोध में है तो वह निम्न चुंबकीय क्षेत्र में अवशोषण करेगा। अतः बराबर लंबाई वाली 2 लाइनें या डबलेट बन जाएगा, जिसे हम निम्न चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। निकटवर्ती CH प्रोटॉन के साथ युग्मन से बना डबलेट। अयुग्मित प्रोटॉन के लिए संकेत, यहाँ पर 2 संकेत मिल रहे हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। यदि किसी प्रोटॉन के निकटवर्ती 2 प्रोटॉन हैं तो इन दोनों प्रोटॉनों के लिए चुंबकीय क्षेत्र में 4 प्रकार की सिद्ध या अलाइनमेंट की संभावना है, जिनमें से 2 प्रकार के समान होते हैं। अतः उस प्रोटॉन के लिए 1:2:1 के अनुपात में 3 संकेत या ट्रिपलेट प्राप्त होंगे, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में 4 प्रकार के संभावना या अलाइनमेंट है, जिसमें ये दोनों एक समान है, जबकि ये और ये तीनों असमान हैं। इसी प्रकार यदि किसी प्रोटॉन के निकटवर्ती 3 प्रोटॉन हैं तो उन तीनों प्रोटॉनों के चुंबकीय आघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में 8 प्रकार की संभावित स्थितियां बनाएंगे, जिनमें से 3 स्थितियां एक दूसरे के समान होती है। अतः ऐसे यौगिकों के लिए NMR स्पेक्ट्रम में 1:3:1 के अनुपात में 4 सिग्नल प्राप्त होते हैं और एक क्वार्टेट के रूप में ये प्राप्त
होंगे, जिसे हम इस निम्न चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि 4 प्रकार की संभावनाएं, जिसके अंतर्गत ये तीनों एक जैसी हैं और ये तीनों एक जैसी हैं। इस कारण से ये 4 तरह के अलाइनमेंट दर्शा रहा है। यहाँ एक बात स्मरण रखने की यह है कि निम्न परिस्थितियों में एनएमआर सिग्नल का विपाटन नहीं होगा। फर्स्ट है, अणु के सारे प्रोटॉन एकदम समान हो। उदाहरण के लिए साइक्लोहेक्सेन C6H12, बेंजीन, साइक्लोब्यूटेन, डाइमेथिल ईथर आदि में एक एक सिग्नल प्राप्त होता है और वह सिग्नेट के रूप में होगा। किसी एक प्रकार के प्रोटॉनों के निकटवर्ती परमाणु पर किसी अन्य प्रकार का कोई प्रोटॉन नहीं हो तो भी हमें सिग्नेट प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि कीटोन के अंतर्गत इस वाले CH3 प्रोटॉन के नज़दीक कोई प्रोटॉन नहीं है, अतः A प्रोटॉन का एक सिग्नल प्राप्त होगा, जबकि B, C प्रोटॉनों के लिए क्रमशः क्वार्टेट व ट्रिप्लेट प्राप्त होंगे। किसी मल्टीप्लेट में विभिन्न शिखरों की तीव्रता का क्रम क्या हो, इसे हम निम्न चित्र के द्वारा देख सकते हैं। यदि शिखर का अनुपात 1 हो तो सिंगलेट, सिग्नल डबलेट आए तो 1:1, ट्रिपलेट आए तो 1:2:1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार क्वार्टेट आएगा तो शिखर क्षेत्र का अनुपात होगा 1:3:3:1। इसी प्रकार क्विंटेट आएगा तो 1:4:6:4:1। इसी प्रकार सेक्सटेट आए तो 1:5:10:10:5:1, अर्थात सिग्नल के आधार पर शिखर क्षेत्र का अनुपात प्राप्त होगा। थैंक यू।